Chapters 2161 Carefree Wisdom Heart, 2162 Cooperating Once Again, 2163 Endless Learning, 2164 Ant Poison Appears Again. Chapter Start In Command. बुजुर्ग ने रेंजू से कहा, बेशक विजडम गू अक्सर कियानकून क्रिस्टल वॉल के अंदर रहता है, लेकिन वो बहुत गहराई में छिपा हुआ है। यूज ढूंढने के लिए तुम्हें क्रिस्टल वॉल की गहराइयों में उतरना होगा। ये सिर्फ इंक टेक्स्ट और तुम्हारे पैरों के नीचे बनने वाली टाइल्स से आसान नहीं होगा। यह टाइल्स तो सिर्फ ऊपरी लेवल की हर तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती हैं। बाकी इंफॉर्मेशन की एंडलेस बारिश में इन टाइल्स के अंदर के लिमिटेड इंक टेक्स्ट का कंटेंट बदल जाता है, वो जल्दी ही गायब हो जाते हैं और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इनकमान बुजुर्ग ने फिर कहा, ओह इंसान, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन को ज्ञान में बदलना होगा। सिर्फ ज्ञान से ही तुम इंफॉर्मेशन को साफ साफ समझा सकते हो, उस शब्दों में लिख पाओगे, जिससे तुम सिर्फ टेक्स्ट से बनी टाइल्स के बजाय एक असली रास्ता बना पाओगे। रेंजू परेशान हो गया, मैं उन्हें ज्ञान में कैसे बदलूं? इनकमान बुजुर्ग हंसा, बुक माउंटेन पर बहुत सारे किताबी कीड़े हैं, वो इस ज्ञान को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे इनकमान सीनियर्स ने पीछे छोड़ दिया है। ओ इंसान, तुम जाकर उन्हें देख सकते हो। ज्ञान को खुद इकट्ठा करना भी मुश्किल नहीं है। पहले तुम्हें मेमोरी गू की जरूरत है ताकि तुम ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर सको। उसके बाद इनकमान के अपनी बात पूरी करने से पहले ही कॉग्निशन गू प्रकट हुआ और रेंजू से बोला, उसके बाद मैं तुम्हें ज्ञान को रिफाइन करने में मदद कर सकता हूं। इनकमान बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, बिल्कुल, कॉग्निशन से ज्ञान पैदा हो सकता है। रेंजू, तो मैं आप सबका पहले से ही शुक्रिया करता हूं। इनकमान बुजुर्ग ने अपना सर हिलाया, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। कॉग्निशन गू, ऐसा मत कहो इंसान, हम हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और इस सिचुएशन में मेरा भी फायदा है। अगर कॉग्निशन को नई इंफॉर्मेशन ना मिलती तो वो जल्दी हाई आउटडेटेड हो जाता। सिर्फ नई इंफॉर्मेशन लेने और यूएस पर सोचने से हाई कॉग्निशन नए काम के विचार पैदा कर सकता था जो हेल्दी और वाइब्रेंट, इनोवेटिव और लाइवली होते। रेंजू ने बुक माउंटेन पर बहुत सारे किताबी कीड़े इकट्ठे किए, उससे काफी नई इंफॉर्मेशन मिली। इसके बाद कॉग्निशन गू की मदद से उसने इस विशाल इंफॉर्मेशन से बहुत सारा नया ज्ञान बनाया। उसने इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को लिखा, उन्हें जमीन पर फैला दिया और इन टेक्स्ट से बना एक काला रास्ता तैयार किया। रेंजू और ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल इस रास्ते पर चले, वो बहुत देर तक चलते रहे, अपनी पिछली किसी भी यात्रा से कहीं ज्यादा लंबा। अरे नहीं, मेरे पास अब ज्ञान ही नहीं बचा। रेंजू रास्ते के आखिर में पहुंचकर बहुत उदास और निराश हो गया। उसने बहुत सारे इंक टेक्स्ट जमा किए थे लेकिन उसके दिमाग में ज्ञान पहले ही कम पद गया था। रेंजू और ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल की पहली कोशिश फेल हो गई, उन्हें बुक माउंटेन वापस जाना पड़ा। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने इंक टेक्स्ट जमा करना जारी रखा जबकि रेंजू ने सभी किताबी कीड़ों को इकट्ठा किया। कॉग्निशन गू की मदद से उसने उनसे और भी ज्यादा ज्ञान रिफाइन किया। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, रेंजू को लगा कि उसका दिमाग भर रहा है। मेरे पास अब बहुत ज्यादा ज्ञान है। रेंजू बहुत संतुष्ट था, उसने कॉन्फिडेंस से कहा, चलो, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम कियानकून क्रिस्टल वॉल की सबसे गहरी जगह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो अपनी दूसरी कोशिश में भी फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? मेरा दिमाग तो ज्ञान से पूरा भरा हुआ था। रेंजू ने निराश होकर कहा, मैं बस इतना ही ज्ञान रख सकता हूं। नहीं, ओह इंसान, जरा दोबारा ध्यान से देखो, सेल्फ गू ने अचानक उस याद दिलाते हुए कहा। रेंजू ने अपने दिमाग को जांचा, उसके अंदर एक गू छिपा हुआ मिला। रेंजू को तुरंत समझ आ गया, तो तुम मेरे दिमाग पर कब्जा किए हुए हो, मुझे और ज्ञान लेने से रोक रहे हो। तुम कौन से गू हो? असगू ने जवाब दिया, मेन प्राइड गू हूं। रेंजू ने बेचैनी से कहा, क्या तुम जल्दी से यहां से निकल सकते हो? तुम इतनी बड़ी जगह घेर कर बैठे हो, मेन इस जगह को ज्ञान से भरना चाहता हूं। लेकिन रेंजू कितना भी बेचैन हो या कितना भी जोर दे, प्राइड गू ने जाने से इनकार कर दिया। जब रेंजू के पास कोई आइडिया नहीं बचा तो ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल बोला, ओ पिताजी, चिंता मत करो। ये मत भूलो कि मेरे पास अभी भी ह्यूमिलिटी गू है, ये आपको दे दूंगा। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने ह्यूमिलिटी गू निकाला और रेंजू को दे दिया। प्राइड गू को ह्यूमिलिटी गू ने भगा दिया। यूज रेंजू के दिमाग से उड़कर ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल पर जाना पड़ा। स्ट्रॉन्ग गू बहुत खुश था, शक्तिशाली लोगों का अपना घमंड होता है। रेंजू ने प्राइड गू को अपने दिमाग से भगाने के बाद वो ज्ञान हासिल करने के लिए बुक माउंटेन वापस लौट गया। जब रेंजू को ह्यूमिलिटी गू मिला तो उससे एहसास हुआ कि उसके पास जितना ज्यादा ज्ञान था उतना ही उस लगता कि उसके पास ज्ञान की कमी है,
और उतना ही वो अपने दिमाग को और भी ज्यादा ज्ञान से भरना चाहता था। रेंजू का दिमाग तेजी से भर गया। सेल्फ गू ने यूज टोका, ओ इंसान, अब रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग ज्ञान से पूरा भर चुका है। लेकिन रेंजू ने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता, मुझे ज्ञान हासिल करना जारी रखना होगा। रेंजू ने अपना ज्ञान रिफाइन करना जारी रखा। उसका दिमाग सूज रहा था, उसमें दर्द हो रहा था और वो और इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता था, लेकिन ह्यूमिलिटी गू यूज एहसास दिला रहा था कि उसके पास अभी भी ज्ञान की कमी है। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। आखिरकार रेंजू का दिमाग और बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो ज्ञान के ओवरलोड से फट गया। ज्ञान जमीन पर बिखर गया और उसके बीच से एक छोटी लड़की खड़ी हो गई। पिताजी, पिताजी। छोटी लड़की ने खुशी से रेंजू का पैर पकड़ लिया। मेरा नाम कैफ्री विजडम हार्ट है, मैं आपकी बेटी हूं। नॉर्दर्न प्लेन्स, सिंसियरिटी GHAAS का मैदान। चेन चेंग हरे रंग के कपड़ों में था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे जब वो बड़े गुरूर से सीधा खड़ा था। उसने अपने सामने खड़ी अनजान फीमेल इमॉर्टल को घूरा और चिल्लाया, कौन हो तुम? तुमने मुझे यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया? उसके सामने खड़ी फीमेल इमॉर्टल ने एक आधा मस्क पहना था जो उसकी नाक, मुंह और गालों को ढके हुए था। सिर्फ उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था जो उसके मजबूत फीचर्स, तेज और लंबी आईब्रोज, चमकदार एनी और एक हीरोइक ऑरा दिखा रहा था। उसने एक डार्क गोल्ड आर्मर पहना हुआ था जो उसके पूरे जिस्म को कवर कर रहा था, देखने वाले पर एक भारी दबाव का एहसास दे रहा था। वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं थी। तुम मुझे फेरी ब्लैक मून कह सकते हो, इस फीमेल इमॉर्टल ने कहा। फेरी ब्लैक मून? चेन चेंग ने अपनी आईब्रोज उठाई, तुम कहां से हो? ए फ्लैट जब पांचों रीजन्स मिल गए थे, गू इमॉर्टल्स के पास रीजन स्पेसिफिक ऑरर्स नहीं रहे थे, इसलिए चेन चेंग ने यह सवाल पूछा। फेरी ब्लैक मून हल्का सा मुस्कुराई, मेरी पहचान और मैं कहां से आई हूं ये जरूरी नहीं है। चेन चेंग, तुम्हें सिंसियरिटी इमॉर्टल कहा जाता है, तुम रूल पाथ कल्टिवेट करते हो। उस वक्त तुम्हारा अपने दोस्त के साथ एक समझौता हुआ था कि लड़ाई में हारने वाला जीतने वाले को अपना मालिक मानेगा और उसकी मदद करेगा। तुम्हें याद है ये? चेन चेंग की एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने माथे पर बाल डाले। मैं तब जवान और घमंडी था, मुझे नहीं पता था कि इसका असली मतलब क्या है, इसलिए वो समझौता हुआ था। मैं तब सिर्फ एक गू मास्टर था। आखिर तुम हो कौन? तुम इतना पुराना राज कैसे जानती हो? फेरी ब्लैक मून ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूं, चेन चेंग, क्या ये समझौता अभी भी लागू है? ऐसा कहते हुए उसने एक टोकन निकाला। चेन चेंग ने यूज लिया और उसका एक्सप्रेशन फिर बदल गया। ये टोकन असली है, तुम्हें ये कहां से मिला? तुम्हारा मेरे दोस्त से क्या रिश्ता है? फेरी ब्लैक मून ने फिर कहा, मैंने कहा ना ये सब जरूरी नहीं है। चेन चेंग ने एक गहरी सांस ली, उसने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि हम लड़ें, अगर तुम जीती तो तुम मुझे अपना गुलाम बना लोगी। क्योंकि तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे ढूंढा है, मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, भले ही मैं एक अकेला कल्टीवेटर हूं, इतने सालों तक नॉर्दर्न प्लेन्स में घूमने के बाद मैंने बहुत से ट्रम्प कार्ड्स इकट्ठे किए हैं। अगर तुम ये लड़ाई जीत गई तो मैं तुम्हें अपना मालिक मान लूंगा, लेकिन अगर तुम हारी तो मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। फेरी ब्लैक मून जोर से हंसी, सब तुम्हें सिंसियरिटी इमॉर्टल कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपने शब्दों और वादों को निभाता है। तुमसे मिलने के बाद लगता है ये सच ही है। चलो लड़ते हैं। चेन चेंग गुस्से में था, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, आज मैं देखूंगा कि तुम में कितना दम है। अगले हाइपैल, बिजली कड़की और दो इमॉर्टल्स के बीच जंग शुरू हो गई। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर हे चुन क्यू 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का काम संभाल रहा था। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, समय का पानी अजीब ढंग से बह रहा था, लहरों की एक मदहोश करने वाली आवाज पैदा कर रहा था। एक रैंक 8 इमॉर्टल गू तेजी से बन रहा था और हे चुन क्यू के हाथों में आ गिरा। बढ़िया, सारे बर्बाद हो चुके रैंक 8 इमॉर्टल गू सफलतापूर्वक रिफाइन हो गए हैं। हे चुन क्यू ने सर हिलाया, प्रोग्रेस से काफी खुश था। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल में रिग्रेट पूल की काबिलियत थी, जो भी इमॉर्टल गू यह रिफाइन करता, उस पर एक निशान छूट जाता। जब इमॉर्टल गू बर्बाद होता तो 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी की पावर और यूएस निशान का इस्तेमाल करके उस इमॉर्टल गू को दोबारा रिफाइन करता। सफलता की दर एक नए रैंक 8 इमॉर्टल गू को नॉर्मली रिफाइन करने से कहीं ज्यादा होती। जब फेरी मिंग हाओ ने फैंग युआन के सबॉर्डिनेट्स को पहले पीछे हटने पर मजबूर किया था, तो लू वेयन ने बर्बाद हुए इमॉर्टल गू पर अफसोस जाहिर किया था।
लेकिन उस नहीं पता था कि फैंग युआन के रिफाइनमेंट पाथ के तरीके इतने जबरदस्त थे कि उसने कुछ ही दिनों में यूएस लड़ाई में बर्बाद हुए तीनों रैंक 8 इमॉर्टल गू को रिफाइन कर लिया था। लेकिन फैंग युआन अपने करंट रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट से अभी भी संतुष्ट नहीं था। मिंग हाओ के लू वे येन और बाकियों को हराने के बाद कई दिन बीत चुके थे। इन दिनों तीनों दुनिया शांत और सुरक्षित थी, लड़ाई रुक गई थी, एक टेम्पररी शांति थी। क्योंकि अभी असली लड़ाई का वक्त नहीं हुआ था, फैंग युआन ने इस समय का इस्तेमाल इस जगह की गहराइयों को समझने में किया। वो पहले हाई पैराडाइज अर्थ की कब्र की जांच कर चुका था। यूएस में अनगिनत डाउ मार्क्स द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और गहरा था, स्केल बहुत बड़ा था, वो उस कम समय में नहीं सुलझा सकता था। फैंग युआन ने अपनी ज्यादातर एनर्जी यहाँ के अनगिनत बड़े और छोटे वर्ल्ड्स पर लगाई, उनमें मौजूद रिफाइनमेंट पाथ की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा था। सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड का दूत आपसे मिलना चाहता है। उसी वक्त एक येलो अर्थ गू इमॉर्टल ने आदर से रिपोर्ट किया। ये बिंग साई श्वान है। लू वे येन भी वहां आ गया, अपने साथ सही इंफॉर्मेशन लेकर। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, उनके यहां आने का समय हो ही गया था। पहले आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और सीओ ही जियन का हार जाना असल में फैंग युआन की स्कीम का हिस्सा था। भले हाई हेवनली कोर्ट उससे पहले हार चुका था, फैंग युआन ने उनके फाउंडेशन को कभी कम नहीं समझा था। हेवनली कोर्ट ने क्रेज डेमन केव पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, वो डिवाइन एम्परर सिटी तक ले आए थे। भला आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और सीओ ही जियान हेवनली कोर्ट को कैसे हरा सकते थे? मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से भले हाई लॉन्जेविटी हेवन, हेवनली कोर्ट और फैंग युआन के पास तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स में से एक था, हेवनली कोर्ट अभी भी डोमिनेंट पार्टी थी। तीनों साइड टक्कर दे रही थी, लेकिन उनमें अभी भी सबसे मजबूत और सबसे कमजोर साइड थी। साथ हाई बिंग साई चुआन ने फेट वॉर के दौरान फैंग युआन के साथ कोऑपरेट करने की पहल की थी। लू वे येन और बाकियों के हार कर लौटने के बाद फैंग युआन ने सब्र से बिंग साई चुआन के दूत के आने का इंतजार किया। बस बात यह थी कि बिंग साई चुआन 4 डिजिलेशन इमॉर्टल्स में से एक खुद यहां आया था। इससे लॉन्जेविटी हेवन की सिंसियरिटी साफ दिख रही थी। दोस्त फैंग युआन, क्या तुम ठीक हो? बिंग साई श्वान मुस्कुराया, लेकिन फैंग युआन का एक्सप्रेशन ठंडा था। मेन पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के साथ मिलकर उन्हें जिंदा करने में मदद कर रहा हूं। बिंग साई चुआन, तुम्हारा लॉन्जेविटी हेवन हमसे कोऑपरेट करना चाहता है, ये सच में ना समझी है। आखिरकार जब वक्त आएगा और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा हो जाएंगे, तो हमारी ताकत अचानक बढ़ जाएगी, हम हेवनली कोर्ट को भी दबा सकते हैं। ये बिंग साई श्वान का एक्सप्रेशन तुरंत जम गया। बिंग साई चुआन के आने का मकसद साफ था, वो फैंग युआन के साथ मिलकर हेवनली कोर्ट का मुकाबला करना चाहता था। फैंग युआन वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, उसने सीधे उनके कोऑपरेशन के रास्ते में आने वाली रुकावट का जिक्र कर दिया। पैराडाइज अर्थ की कब्र एक पहाड़ जितनी बड़ी थी, लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट इसके बारे में पहले से जानते थे। उनका येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर पहले हमला करने का कारण भी यही था। बिंग साई चुआन आखिरकार इतिहास में मशहूर एक रैंक 8 एक्सपर्ट था। वो हंसा, उसके चेहरे की शक्ति एक पाल में गायब हो गई। फैंग युआन, क्या तुम जानते हो कि ये बुक माउंटेन कहां से आया है? फैंग युआन के दिमाग में एक ख्याल आया, बुक माउंटेन असल में हेवनली कोर्ट का अरेंजमेंट नहीं है? बिंग साई चुआन ने सर हिलाया, हाँ बिल्कुल सही। बुक माउंटेन असल में क्रेज डेमन केव के 9वें लेयर में था, लेकिन हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ में जबरदस्त फाउंडेशन की वजह से उन्होंने उसकी कुछ गहराई को समझ लिया और बुक माउंटेन को 9वें लेयर से वक्त से पहले ही निकाल लिया। ओह! फैंग युआन ने ना तो इसका स्वीकार किया और ना हाई इनकार। लेकिन लू वे येन का चेहरा बदल गया। ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के गू इमॉर्टल्स नहीं जानते थे। आखिरकार यह ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड के अंदर गहराई में हुआ था। हेवनली कोर्ट के पास ऐसा तरीका है? उन्होंने पहले ही 9वें लेयर को समझना शुरू कर दिया और बुक माउंटेन को बाहर निकालने में भी कामयाब रहे। क्या लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का जवाबी तरीका एक्टिवेट नहीं हुआ? बिंग साई चुआन ने गहरी सांस ली। अगर वो काम कर गया होता तो हम इतनी जल्दी यहां अलायंस के लिए नहीं आते। फैंग युआन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, क्या तुमने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को देखा? बिंग साई चुआन ने सर हिलाया, एक बार भी नहीं। फैंग युआन ने फिर पूछा, तो फेरी मिंग हाओ और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के बीच क्या रिश्ता है? बिंग साई चुआन ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का अरेंजमेंट मौजूद है, जब तक सही मौका नहीं आता हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हमने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को सामने आने पर मजबूर नहीं किया। लेकिन हेवनली कोर्ट की 3 फीमेल इमॉर्टल्स सामने आए हैं, उन सबके पास सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ है।
फेरी मिंग हाओ उनमें से एक है। ये 3 फीमेल इमॉर्टल्स हैं मिंग हाओ, यू जू और फैंग या। वो विजडम पाथ कल्टिवेट करती हैं और उनका सेकेंडरी पाथ स्टार पाथ है। तुम्हारी साइड ने फेरी मिंग हाओ की ताकत पहले ही देख ली है। फेरी यू जू उससे ज्यादा ताकतवर है। कुछ दिन पहले जब हम लड़ा तो हमारी साइड को उन्हें रोकने और स्टेलमेट बनाने के लिए रिइंफोर्समेंट्स भेजने पड़े। जहां तक फेरी फंग या की बात है, वो और भी ज्यादा ताकतवर लगती है, लेकिन उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। वो क्रेज डेमन केव में सक्लूडेड रहकर 9वें लेयर की गहराई को समझ रही है। बुक माउंटेन उसी की मेहनत का फल है। लू वे येन खुद को आ भरने से रोक नहीं सका। हेवनली कोर्ट आखिरकार दुनिया की नंबर 1 फोर्स है। उनका फाउंडेशन बेहद गहरा है। ड्यूक लॉन्ग के मरने के बाद उनके पास सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ की कमी थी, लेकिन ये सोचना कि उनमें से 3 क्रेज डेमन केव में छिपे हुए थे, इससे पता चलता है कि हेवनली कोर्ट क्रेज डेमन केव को कितनी अहमियत दे रहा है। बिंग साई चुआन ने आगे कहा, इन 3 सूडो वेनरेबल्स के अलावा कीन डिंग लिंग जैसे रैंक 8 एलीट्स भी हैं। इसके अलावा उनकी फोर्सेस जो खुले आम हैं, उनमें डिवाइन एम्परर सिटी, डेमन जजमेंट बोर्ड और हेवन ओवरसीइंग टावर हैं। हेवनली कोर्ट के फाउंडेशन को देखते हुए उनके लिए और इमोर्टल गू हाउसेस लाना कोई अजीब बात नहीं होगी। लू वे येन ने अपने दांत पीस लिए। हेवनली कोर्ट ने तो इमोर्टल ग्रेवयार्ड का एक हिस्सा भी क्रेज डेमन केव में ट्रांसफर कर दिया है। यह इमोर्टल ग्रेवयार्ड यहां उनके इकट्ठा किए हुए टूमर्थ से बनाया गया था। जरूरत पड़ने पर इमोर्टल ग्रेवयार्ड में सो रहे इतिहास के एक्सपर्ट्स जाग जाएंगे। उनके पास भी डरावनी ताकत है। बिल्कुल सही, बिंग साई चुआन ने निष्कर्ष निकाला। फैंग युआन और लू वे येन, हम दोनों साइड्स को कोऑपरेट करने की जरूरत है, वरना हम स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल को सामने आने पर कैसे मजबूर करेंगे? हम 3 सूडो वेनरेबल्स को कैसे हराएंगे? हम पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के जिंदा होने को कैसे सुनिश्चित करेंगे? बिंग साई चुआन का इरादा साफ था। हेवनली कोर्ट का एडवांटेज बहुत ज्यादा था। अगर उन्हें वक्त पर रोका नहीं गया तो पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के जिंदा होने से पहले ही हेवनली कोर्ट जीत चुका होगा। इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। लू वे येन ने फैंग युआन की तरफ देखा, जिसने हल्का सा सर हिलाया, इस कोऑपरेशन के लिए सहमत होते हुए। लॉन्जेविटी हेवन को पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के जिंदा होने से कोई डर नहीं लग रहा था। उन्हें खुद पर बहुत भरोसा था। उनके ट्रम्प कार्ड्स यकीनन कम नहीं थे। लेकिन अभी जब हेवनली कोर्ट लीड कर रहा था, उन्हें धीमा करने के लिए कुछ करना ही था। सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड और येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड ने आपस में लड़ना बैंड कर दिया। उन्होंने एक साथ ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड पर हमला करने के लिए सेना भेजे दी। भले हाई लॉन्जेविटी हेवन के साथ कोऑपरेशन था, इसका दायरा काफी सीमित था। फैंग युआन ने सुझाव दिया कि उन्हें ट्रू इनहेरिटेंसेस एक्सचेंज करने चाहिए। वो बराबर वैल्यू के वेनरेबल ट्रू इनहेरिटेंसेस देकर लॉन्जेविटी हेवन से जायंट सुन का लकपात ट्रू इनहेरिटेंस लेना चाहता था। बिंग साई चुआन ने यूज नम्रता से माना कर दिया, लेकिन उसका रवैया सख्त था। फैंग युआन ने यह भी सुझाव दिया कि उन्हें इमोर्टल मटेरियल्स एक्सचेंज करने चाहिए। यूज रैंक 9 लकपात इमोर्टल मटेरियल्स चाहिए थे, लेकिन बिंग साई चुआन ने यूज भी माना कर दिया। फैंग युआन की फोर्सेस लेवल तक बढ़ चुकी थी। जब उसने पहले अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजा था तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ देखकर बिंग साई चुआन भी पूरी तरह से हैरान रह गया था। बिंग साई चुआन और बाकियों की स्पेक्ट्रल सोल और रेड लोटस के खिलाफ एक सख्त राय थी। फैंग युआन की फेट गू को बर्बाद करने में मदद करने के लिए उन्होंने सच में उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में फैंग युआन की फोर्सेस डरवन लेवल तक बढ़ गई थी। और उसकी अपनी ताकत का क्या? वो अब तक कितना ग्रो कर चुका था? ऐसे सिचुएशन में लॉन्जेविटी हेवन फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता था? क्या ये उसकी ग्रोथ में मदद करना नहीं होगा? फैंग युआन और लॉन्जेविटी हेवन के कोऑपरेशन की वजह से सिचुएशन बहुत बदल गई। लेकिन हेवनली कोर्ट ने शायद इसका अंदाजा लगा लिया था। भले हाई दोनों साइड्स ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, वो अभी भी मजबूती से अपना बचाव कर रहे थे। कभी कभी जब डिफेंसिव लाइंस टूटने वाली होती तो फेरी मिंग हाओ और यू जू खुद एक्शन लेती, या तो दुश्मन गू इमॉर्टल्स को पीछे धकेल कर हेवनली कोर्ट की पोजीशन बनाए रखती, या फिर लड़ाई के मौके का फायदा उठाकर सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड और येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में घुस जाती, जिससे भारी तबाही और अनगिनत मौतें होती। फैंग युआन ने भी पहली बार फेरी यूजू की ताकत देखी। फेरी यूजू के पास एक अनोखा कॉम्बैट सिस्टम था। उसके हमला करने के तरीके बहुत खास थे। वो दोनों साइड्स के अटेनमेंट लेवल के फर्क पर निर्भर करते थे। जितना बड़ा फर्क होता उतने ही मजबूत हमले होते। जब से वो पहली बार बुक माउंटेन के बेस तक पहुंचे थे, फैंग युआन के सबऑर्डिनेट्स ने वैसी कोई तरक्की दोबारा नहीं की।
इस तरह तीनों साइड्स एक दूसरे से लड़ रही थी, सिचुएशन एक डेडलॉक में थी, दिन एक एक करके बीत रहे थे। बहुत सारे गू कल्टिवेटर्स मारे गए, उनकी कुर्बानी से तीनों दुनिया और बड़ी हो रही थी और स्टेबल डाउमार्क्स की संख्या भी बढ़ रही थी। जितने ज्यादा गू कल्टिवेटर्स इस जगह मरते, तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स की सीमाएं यूटीएनआई हाई धुंधली हो जाती और वो एरिया जिससे ये दुनिया जुड़ी हुई थी उतना ही बड़ा हो जाता। उस दिन बुक माउंटेन की चोटी पर फेरी यूजू ने हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया। उसने कहा, अभी फैंग युआन और लॉन्जेविटी हेवन ने हाथ मिला लिया है, इससे हम पर बहुत प्रेशर पैड रहा है। हमारे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में एक बैकअप छिपी हुई फोर्स है, लेकिन फैंग युआन का वू शुआई क्लोन अभी तक सामने नहीं आया है। लॉन्जेविटी हेवन भी अपनी ताकत छिपा रहा है। क्योंकि अब सिचुएशन डेडलॉक में है और तीनों साइड्स एक दूसरे से सतर्क हैं, तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स के आसपास के छोटे वर्ल्ड्स हमारी जीत की चाबी होंगे। ये छोटे वर्ल्ड्स भले ही कमजोर हों, लेकिन उनके पास अभी भी गू इमॉर्टल्स हैं। अगर हम उन्हें अपने साथ शामिल कर पाए तो हमें तीनों फोर्सेस के बीच की लड़ाई में एडवांटेज मिल जाएगा। इस दौरान फैंग युआन और लॉन्जेविटी हेवन ने मिलकर हेवनली कोर्ट को दबाने में कामयाबी हासिल की थी। हेवनली कोर्ट के मेंबर्स कम होते जा रहे थे। जो जोंगशिन ने आह भरी, इन छोटे वर्ल्ड्स को डिफेंड करना आसान है लेकिन अटैक करना मुश्किल। भले ही हमने कई बार कोशिश की और जबरदस्ती जीत सकते हैं, बहुत कम गू इमॉर्टल्स ने ईमानदारी से हमें ज्वाइन करने का फैसला किया है। प्रिंस फंग जियान ने आगे कहा, इन गू इमॉर्टल निवासियों में जरूरी इंटेलिजेंस की कमी है, वो बहुत जिद्दी भी हैं। उनमें से ज्यादातर तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स से दुश्मनी रखते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी दुनिया को ग्रेट वर्ल्ड्स में मिलाने से उनके वतन का नाश हो जाएगा। उनका रवैया बहुत सख्त है। इसलिए फेरी यूजू मुस्कुराई, मेन बुक माउंटेन की चोटी पर एक लेसन दूंगी ताकि अनगिनत लोगों को सिखा सकूं। कोई भी गू कल्टिवेटर, मॉर्टल या इमॉर्टल, इस सेशन में शामिल हो सकता है। आप ये कैसे करेंगी? वैन जी होंग ने पूछा। फेरी यूजू ने डिटेल्स समझाई। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। लेडी यूजू के पास इतना जबरदस्त तरीका है, हम सच में आपकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि ये गू कल्टिवेटर्स ईमानदारी से हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। इन नीची जाति के गू कल्टिवेटर्स को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि वो लेडी यूजू से डाओ लेसन ल पाएं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो सब सिर्फ बाली के बकरे हैं, आखिर में उन्हें कुर्बान ही होना है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। माहौल धीरे धीरे रिलैक्स्ड हो गया। डिवाइन एम्परर सिटी, ची हाउलिंग पेंटिंग वर्ल्ड। भिखारियों का एक ग्रुप फैंग दी चांग के आसपास खड़ा था, एक विशाल हाथी का सामना कर रहा था। ये विशाल हाथी बिल्कुल सफेद रंग का था, उसके चार पैर जमीन पर वो एक मजबूत पहाड़ की तरह स्थिर था। भिखारी बहुत देर से एक डेडलॉक में थे, उनका मराल गिर रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो इस विशाल हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते। फैंग दी चांग गहराई से चिंतित था। यह ची मॉन्स्टर राइचस की से बना है, हम जितनी देर इससे लड़ेंगे उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह होगा। ची मॉन्स्टर्स के हर तरह के आकार और साइज होते वो फिक्स्ड नहीं थे, वो हर तरह के की से बन सकते थे। उनका स्वभाव और ताकत अलग अलग होती थी। जैसे कि डोमिनेशन की से बने की मॉन्स्टर्स दबंग होते, डेथ की से बने की मॉन्स्टर्स ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते जहां बहुत सारी मोटी हुई हो। लाइफ ची से बने की मॉन्स्टर्स के पास मजबूत रिकवरी एबिलिटीज होती, जबकि लक ची से बने की मॉन्स्टर्स को मारना मुश्किल होता। एक बार उन्हें मार दिया जाता तो गू कल्टिवेटर को छोटा मोटा फायदा नहीं होता। भले हाईफैंग दी चांग फैंग युआन का क्लोन था और उसका अटेनमेंट लेवल शेयर करता था, उसने अपना जिस्म और आत्मा खो दी थी। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के साथ वो ह्यूमन पाथ बेगरगू के अंदर रहता था। इसलिए वो राइचस की से बने इस सफेद हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन शुक्र है, राइचस ची वाला सफेद हाथी रैम्पेज नहीं कर रहा था। उसने आखिर में कोई हरकत नहीं की, सिर्फ भिखारियों को घूरता रहा। वे आ गया। शेन शांग आखिरकार लड़ते लड़ते अंत तक पहुंच गया। अपने पिछले दुश्मन को जल्दी से खत्म करने के बाद वो फैंग दी चांग की मदद करने आया। वो पहले ब्लड ची मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप से लड़ रहा था, वो खून से नहाई हुआ था। फैंग दी चांग ने तुरंत राहत की सांस ली और भिखारियों को पीछे हटने को कहा और शेन शांग को आगे आने दिया। शेन शांग ने सफेद हाथी से ह्यूमन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके लड़ा। यह रैंक 8 गू इमॉर्टल वाकई में ह्यूमन पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था जिसे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने चुना था। उसने जल्दी हाई अपर हैंड हासिल कर लिया। लेकिन जैसे हाई वो हाथी को खत्म करने वाला था, जमीन हिलने लगी। रंबल। लगभग 10,000 बेल के आकर के की मॉन्स्टर्स एक साथ दौड़े और अपने पीछे धूल के बड़े बड़े बादल बना रहे थे।
शेन शांग और फैंग दी चांग के एक्सप्रेशंस बदल गए। राइचस ची वाला हाथी डर के मारे चीखा और घबराकर भाग गया। शेन शांग ने उसकी परवाह नहीं की। उसने फैंग दी चांग को पकड़ा और तेजी से दूसरी दिशा में भागा। अनगिनत बैलों की भगदड़ एक सुनामी जैसी थी जिसने जमीन आसमान को लपेट लिया था। उस रोका नहीं जा सकता था। शेन शांग और फैंग दी चांग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। उन्होंने बैलों को दूर जाते हुए देखा। यह ची मॉन्स्टर्स चार्जिंग बुल की से बने हैं, लेकिन क्या इनका ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है? इसे कौन रोक सकता है? शेन शांग ने आ भरी। फैंग दी चांग ने जवाब दिया, बैल सबसे नजदीकी कैंप की तरफ भाग रहे हैं। पता नहीं कितने लोग मरेंगे, लेकिन वो कैंप बर्बाद हो जाएगा। शेन शांग ने सर हिलाया। हाँ, एक बार कैंप बर्बाद हो गया तो हम सिर्फ पीछे किसी दूसरे कैंप में हाई रिट्रीट कर सकते हैं। हमारी खोज और मुश्किल हो जाएगी। अन दोनों ने पहले कुछ अनुमान लगाया था, इसलिए उन्होंने मिलकर काम किया और की हाउलिंग पेंटिंग वर्ल्ड की गहराइयों में खोज की, ताकि पेंटिंग की गहराइयों में हेवनली कोर्ट के दुश्मन को ढूंढ सकें और उससे कम्युनिकेट कर सकें। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन शेन शांग और फैंग दी चांग की पूरी कोशिश के बाद भी वो पेंटिंग के सबसे गहरी जगह तक नहीं पहुंच पाए। ची हाउलिंग पेंटिंग वर्ल्ड बहुत बड़ा था। फैंग दी चांग की ताकत एक सीमा पर थी। भले हाई शेन शांग के पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था, यहां वो बहुत प्रतिबंधित था। मोर्टल और इमोर्टल के बीच का फर्क साफ नहीं था। एक ही अच्छी बात थी कि शेन शांग की बीमारी यहां काफी हद तक ठीक हो गई थी। जब से उसने पेंटिंग वर्ल्ड में एंटर किया था, उस दोबारा रिलैप्स नहीं हुआ था। शेन शांग के अनुमान के मुताबिक यहां का घना ह्यूमन पाथ एनवायरनमेंट उसकी मदद कर रहा था। साई, ह्यूमन पाथ के दास बच्चे चले गए। उनकी मदद के बिना हम इस पेंटिंग को कैसे पार करेंगे और पेंटिंग के सबसे गहरी हिस्से में दबाए गए यूएस शख्स से कैसे मिलेंगे? फैंग दी चांग ने आ भरी। शेन शांग कुछ कहने ही वाला था कि उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वो चिल्लाया, ये क्या है? इसके बाद फैंग दी चांग ने भी एक रैंक 8 इमॉर्टल गू की ऑरा को तेजी से अपनी तरफ फैलते हुए महसूस किया। दोनों ने की हाउलिंग पेंटिंग वर्ल्ड की परवाह करना छोड़ दिया। वो तेजी से ओरिजिनल पेंटिंग वर्ल्ड के सेंट्रल एरिया में लौट आए। अन दोनों ने एक साथ एक रैंक 8 इमॉर्टल गू देखा। वो हवा में तैर रहा था, रोशनी से चमक रहा था। डिवाइन एम्परर सिटी सच में बहुत गहरी है। इसमें ये लेजेंडरी इमॉर्टल गू भी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लेस देन ग्रेटर दैन में रिकॉर्ड किया गया लर्निंग गू होना चाहिए। दोनों ने आपस में बात की, एक दूसरे के चेहरे पर हैरानी देखकर। लर्निंग गू एक ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू है। ये शायद अभी दुनिया का सबसे हाईएस्ट रैंक्ड ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू है। फैंग दी चांग ने आ भरी। मैं समझ गया। शेन शांग की एक अचानक तेज रोशनी से चमक उठी। पहले 20 टेमर्स और की कल्टिवेटर्स क्यों न आए थे? यह इस लर्निंग गू के प्रभाव का नतीजा था। ऑफ कोर्स, यह अकेला गू इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। ये शायद एक किलर मूव है। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल की एम्बिशंस बहुत बड़ी थी। उसके अरेंजमेंट्स सच में बहुत गहरे थे। फैंग दी चांग चिंतित हो गया, लेकिन ये लर्निंग गू अब अपने आप क्यों एक्टिवेट हो गया? क्या बाहर की दुनिया में कुछ हुआ है? शेन शांग परेशान था। उस बाहर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया। ये एक सुनहरा मौका है। लर्निंग गू जरूर डिवाइन एम्परर सिटी के कोरस में से एक होगा, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो जिसकी वजह से ये कोर अकेले इस्तेमाल हो रहा है। इस पॉइंट पर डिवाइन एम्परर सिटी के इंटैक्ट स्ट्रक्चर में एक दरार आ गई है। हम इस कमजोरी को ढूंढकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बढ़िया आइडिया। फैंग दी चांग की एड फैल गई जब उसने उत्साह से शेन शांग को देखा। चलो साथ मिलकर डिवाइन एम्परर सिटी के राज को खोजते हैं। उसी समय क्रेज डेमन केव, आथवान लेयर, ग्रीन लोटस डाउफील्ड, बुक माउंटेन के ऊपर। फेरी यूजू बुक माउंटेन की चोटी पर बैठी थी। उसके इमॉर्टल एपिचर के अंदर डिवाइन एम्परर सिटी का लर्निंग गू अपनी रोशनी फैला रहा था। फेरी यूजू के दूसरे इमॉर्टल गू के साथ मिलकर एक ह्यूमन पाथ किलर मूव बना रहा था, एंडलेस लर्निंग। बुक माउंटेन के बीच और नीचे अनगिनत गू कल्टिवेटर्स थे। किलर मूव की रोशनी हल्की नीली थी। वो नीचे फैली और इन सभी गू कल्टिवेटर्स को ढक लिया। उनके जिस्म जोर से कांप उठे। ये क्या है? इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गहरी हैरानी से भर गए। ग्रेट डाउ की एक अवर्णनीय गहराई उनके दिलों की गहराइयों में एक नर्म नदी की तरह बह गई। इन इमॉर्टल्स के अटेनमेंट लेवल्स बढ़ने लगे। इस दुनिया में सच में ऐसा जबरदस्त किलर मूव है। अगर मैं इसे खुद अनुभव नहीं कर रहा होता तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। ये सगे की शिक्षा है। सेज दयालु और परोपकारी हैं। कई गू इमॉर्टल्स इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गए। पहाड़ की चोटी पर फेरी यूजू को कोटो कर रहे थे। ये सब नॉन स्टैंडर्ड गू इमॉर्टल्स द
लेकिन अब उन्हें सबसे ट्रेडिशनल गू कल्टिवेशन मेथड मिल रहा था। अन सबको पता था कि अटेनमेंट लेवल्स बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। ये उनके लिए सच में एक अभूतपूर्व सौभाग्य था। इस दुनिया में सपनों के अलावा भी अटेनमेंट लेवल बढ़ाने के दूसरे तरीके हैं। ह्यूमन पाथ। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले से हाई एज हैड तक अरेंजमेंट्स कर रखे थे। हेवनली कोर्ट के लिए ह्यूमन पाथ डेवलप करना बिल्कुल गलत नहीं है। कीन डिंग लिंग अंदर से बहुत उत्साहित थी। हेवनली कोर्ट के मेंबर्स उसकी लीडरशिप में एक साथ बैठ गए और शांति से समझने के लिए अपनी इन बैंड कर ली। फेरी यूजू ने अपनी अड़ी हल्की सी खोली, एक नज़र नीचे देखते हुए। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसके दिमाग के सारे विचार इस मूव को बनाए रखने में इस्तेमाल हो रहे थे। एंडलेस लर्निंग एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू वाला ह्यूमन पाथ मेथड था। किसी भी सुपरफोर्स के लिए इसका फायदा कल्पना से परे था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह यूजर के ट्रू मीनिंग को खर्च नहीं करता था, बल्कि टारगेट्स के दिमाग में ट्रू मीनिंग बनाता था। रूल पाथ और विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स दूसरे पाथ्स के मुकाबले अपने ट्रू मीनिंग को निकालने में ज्यादा माहिर थे। जब दूसरे गू कल्टिवेटर्स ट्रू मीनिंग लेते तो उनके इस पाथ के अटेनमेंट लेवल्स तेजी से बढ़ जाते। लेकिन जिस गू कल्टिवेटर ने अपना ट्रू मीनिंग निकाला होता, उसके अटेनमेंट लेवल में गिरावट आती और वो नुकसान कभी आराम से पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से दुनिया में ट्रू मीनिंग इतना दुर्लभ था। एंडलेस लर्निंग एक ऐसा किलर मूव था जो फेरी यूजू के अटेनमेंट लेवल, सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ बुक माउंटेन और लर्निंग गू का इस्तेमाल करता था। यह मूव टारगेट्स के दिमाग में नया ट्रू मीनिंग बना सकता था। एक बार ट्रू मीनिंग बन जाता तो वो तुरंत गू कल्टिवेटर द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता और उनके रेलेवेंट अटेनमेंट लेवल को बढ़ा देता। यह किलर मूव एंडलेस लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा था। यह किसी के अटेनमेंट लेवल को कंज्यूम नहीं करता था। लेकिन साथ ही यह फायदा इसकी कमजोरी भी थी, क्योंकि किलर मूव द्वारा बनाया गया ट्रू मीनिंग सीमित था। ये सीमाएं खुद गू कल्टिवेटर थे। गू कल्टिवेटर की एप्टीट्यूड, टैलेंट, समझ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसी शर्तें थी जो उनके ट्रू मीनिंग के प्रोडक्शन को सीमित करती थी। एक हाई लेवल की अटेनमेंट लेवल की गहराई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी जो उस समझ रहे थे। अगर कोई अपनी सीमा तक पहुंच जाता और गहराई को समझ नहीं पाता तो यूज भ्रम होने लगते। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी ही देर में बुक माउंटेन पर गू कल्टिवेटर्स को भ्रम दिखने लगे। कुछ ने लहराते हुए सुनहरे कमल देखे, कुछ ने नीली बारिश, कुछ ने उबलता हुआ खूनी पानी, कुछ ने हड्डियों के जंगल या सतरंगी फिनिक्स जो जोर से गुर्रा रहे थे। मैं और नहीं सह सकता। एक पाल बाद किसी ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। और भी ज्यादा लोग पीछे पीछे बेहोश होने लगे। लेकिन कुछ गू कल्टिवेटर्स अभी भी सह रहे थे। इससे गू कल्टिवेटर्स की टैलेंट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और समझ भी साफ साफ अलग हो गई। लेकिन जब तक कीन डिंग लिंग के ग्रुप के लोग डगमगाने लगे और उनके माथे पर पसीना आ गया, ग्रीन लोटस डाउफील्ड के लगभग 90% नेटिव गू इमॉर्टल्स पहले ही गिर चुके थे। भले हाइया नेटिव्स गू इमॉर्टल्स बन जाएं, वो अभी भी इंसानों से कम हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा नेचुरल टैलेंट और इंटेलिजेंस है। फेरी यूजू ने अपने मन में सर हिलाया। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद यूज ग्रीन लोटस डाउफील्ड के गू इमॉर्टल्स की ताकत और कमजोरियों का साफ साफ अंदाजा हो गया था। जब कीन डिंग लिंग और बाकी लोग डगमगाने लगे तो पहाड़ पर मौजूद दूसरे गू कल्टिवेटर्स पहले ही बेहोश हो चुके थे। बाई कैंग शुई बेहोश हो गई, जो जोंग शिन भी बेहोश हो गया, उसके बाद जुन शेंगवांग। आखिर में सिर्फ 3 हेवनली कोर्ट मेंबर्स बचे थे, वो द कीन डिंग लिंग, छे वे और गू यू फैंग जेंग। भाई, गू यू फैंग जेंग की इर्द खून से भर गई थी, वो कराने के बाद बेहोश हो गया। उसके बाद कीन डिंग लिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ होश खो दिया। छे वे आखिर तक टिका रहा। फेरी यूजू ने अपने मन में सर हिलाया, जैसा कि वेपन पथ के क्रिएटर से उम्मीद थी। मैंने असल में गलत अंदाजा लगा लिया। फेरी यूजू का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया जब उसने अपनी नज़र चेवे से हटाकर पहाड़ के नीचे 1 मीटर पर डाली। ये मीटर एक हाथी जितना बड़ा था, वो भी एक गू इमॉर्टल था। पहले वो सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया था। फेरी यूजू ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यूएस पत्थर के अंदर एक खास ताकत इकट्ठी हो जाएगी। इस पॉइंट पर मिस्टिकल ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई, एक क्वालिटेटिव चेंज हो रहा था। रंबल। एक जोरदार आवाज के साथ मीटियोर टूट गया और सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। चुभने वाली और चौंधिया देने वाली रोशनी से एक पत्थर का बंदर उड़कर बाहर निकला। पत्थर का बंदर जमीन पर उतरा और अपने कान खुजाते हुए चिल्लाया, शानदार, सच में शानदार। प्लोप। दूसरी तरफ छेवेई और नहीं से पाया, वो वहीं बेहोश हो गया। फेरी यूजू का एक्सप्रेशन और भी अजीब हो गया,
ये पत्थर का बंदर स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुआ है, ये असाधारण है। इसके पास चेवे से भी बेहतर इनक्रेडिबल टैलेंट है। ऐसे पोटेंशियल के साथ ये भविष्य में जरूर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अद्भुत, अद्भुत। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। फेरी यूजू लगातार आहें भर रही थी। वो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का जिक्र कर रही थी जब उसने अद्भुत कहा। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने क्रेज डेमन केव बनाया था। नए हेवन पाथ डाउ मार्क्स का डेरिवेशन 10 लाख सालों से ज्यादा समय तक चला, नतीजे बहुत बड़े थे। ये पत्थर का बंदर इसका सबूत था। इस पत्थर के बंदर की पोटेंशियल और समझने की सहमता हेवनली कोर्ट के मेंबर्स से भी आगे थी। उसने चेवेई को हरा दिया। अगर इस पत्थर के बंदर को अच्छी तरह से पाला जाता और वो सफलतापूर्वक ग्रो करता तो शायद भविष्य में अपना खुद का पद बना लेता। लेकिन इस पत्थर के बंदर की किस्मत में एक अफसोसनाक अंजाम लिखा था। वो ज्यादा दिन नहीं जी सकता था। वो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की कुर्बानी बनने के लिए था। हेवनली कोर्ट भी उस नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह से इंसान नहीं था। यही वजह थी कि फेरी यूजू ने, कितने अफसोस की बात है, कहा। पत्थर का बंदर कुछ और मिनट तक टिका रहा, फिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। फेरी यूजू ने किलर मूव इस्तेमाल करना बैंड कर दिया। उसने आराम करना शुरू कर दिया। भले ही उसने अपना अटेनमेंट लेवल कंज्यूम नहीं किया था, इस मूव को इस्तेमाल करने की कीमत काफी ज्यादा थी। चाहे वो विचार हो, इमॉर्टल एसेंस हो, या उसकी अपनी लाइफ, सब खर्च हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद गू इमॉर्टल्स जागने लगे। वो जोश से चिल्लाने लगे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनके अटेनमेंट लेवल्स सब बढ़ गए थे। जो प्रॉब्लम्स उन्हें आमतौर पर किलर मूव्स या अधूरे इमॉर्टल गू रेसिपीज के साथ आती थी, अब सब सुलझ सकती थी। कई गू इमॉर्टल्स को तो अपने करंट किलर मूव्स को मॉडिफाई करने के नए आइडियाज भी आ गए थे। धन्यवाद सेज, हमें डाव प्रदान करने के लिए। सगे का हमें डाव प्रदान करने का पुण्य अपार है। गू इमॉर्टल्स ने अपनी मर्जी से जमीन पर घुटने टेक दिए। फेरी यूजू मुस्कुराए। उसकी आवाज पूरे बुक माउंटेन में फैली और फिर पूरे ग्रीन लोटस वर्ल्ड में। 3 दिन बाद मेन बुक माउंटेन पर फिर से डाव प्रदान करने के लिए एक और सेशन आयोजित करूंगी। इमॉर्टल्स हैरान रह गए। अगले हाईपैल एक जोरदार जश्न की गूंज उठी। 3 दिन बाद सिर्फ बुक माउंटेन पर ही नहीं, बल्कि बुक माउंटेन के बेस के पास भी बहुत सारे गू मास्टर्स इकट्ठा हो गए। गू मास्टर्स सिर्फ बुक माउंटेन को घेर सकते थे, लेकिन यूएस पर चढ़ नहीं सकते थे। माउंटेन बेस और साइड्स पर कई नए गू इमॉर्टल्स दिखाई दिए। यह गू इमॉर्टल्स अलग अलग छोटे वर्ल्ड से आए थे। ये सुनकर कि एक सेज बुक माउंटेन पर डाव प्रदान कर रही हैं, वो इसका लाभ उठाने के लिए अपनी मर्जी से आए थे। फेरी यूजू ने फिर से एंडलेस लर्निंग का इस्तेमाल किया। जैसे ही भ्रम दिखने लगे, सबको अलग अलग नज़ारे दिखे। वे बहुत सारे फूल देख सकता हूं। आसमान में इतने सारे सूअर के सिर उड़ रहे हैं। फेरी, भागो मत, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ही, वो बदमाश तो गया। मैं बता रहा हूं, एक गू इमॉर्टल भी उस नहीं बचा सकता। मेरे सपनों का राजकुमार एक अनोखा हीरो है जो आएगा और सतरंगी बादल पर सवार होकर मुझसे शादी करेगा, भले ही मैं भी एक आदमी हूं। हर तरह के इल्यूजन्स सामने आ गए। जल्दी ही पहाड़ के बाहर के गू मास्टर्स एक एक करके तेजी से बेहोश हो गए। इसके बाद पहाड़ पर मौजूद वो गू इमॉर्टल्स जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया था, वो भी एक के बाद एक बेहोश हो गए। पहले सेशन में वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके थे। सिर्फ 3 दिन बाद उनके फाउंडेशन की ग्रोथ बहुत सीमित थी। यहां तक कि हेवनली कोर्ट के मेंबर्स भी इसका अपवाद नहीं थे। उनके बाद छोटे वर्ल्ड्स के अलग अलग म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स की बारी आई। उनके पास गहरा फाउंडेशन था और ये उनका पहला डाउ लेसन था। फेरी यूजू ने फिर से अपनी हैरानी जताई। इन म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स के बीच यूस इस बार एक और जीनियस मिल गया। वो गहरी हरे रंग का एक टॉर्नेडो था जो आखिर तक दाता रहा। उसकी योग्यता और समझने की शक्ति यूएस पत्थर के बंदर के बराबर थी। जब ये टॉर्नेडो गू इमॉर्टल बेहोश हो गया, फेरी यूजू ने भी अपना किलर मूव इस्तेमाल करना बैंड कर दिया। जब तक वो जागे, उसने फिर से ऐलान किया, 3 दिन बाद अगला सेशन आयोजित किया जाएगा। तीसरे डाउ लेसन के लिए और भी ज्यादा गू इमॉर्टल्स आए। सिर्फ अलग अलग छोटे वर्ल्ड्स के म्यूटेंट्स हाई नहीं, बल्कि सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड और येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के गू इमॉर्टल्स भी आए। आखिर में जो आखिर तक दाता रहा, वो एक चिपकली गू इमॉर्टल था। यह इमॉर्टल सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड से आया था। उसकी योग्यता पत्थर के बंदर और टॉर्नेडो के बराबर थी। वो सब असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। फेरी यूजू ने कुल 3 डाउ लेसन्स कंडक्ट किए। इसका प्रभाव सिर्फ 3 ग्रेट वर्ल्ड्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बाकी छोटे वर्ल्ड्स तक भी फैल गया।
सिर्फ 3 ग्रेट वर्ल्ड्स की सीमाओं पर मौजूद छोटे वर्ल्ड्स हाई नहीं, बल्कि कई और छोटे वर्ल्ड्स जो अभी सेंट्रल एरिया की तरफ खींचे जा रहे थे। फेरी यूजू ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, इसका असर साफ दिख रहा था। ग्रीन लोटस ग्रैंड वर्ल्ड के अलग अलग गू इमोर्टल्स पर उनका इंप्रेशन बहुत सुधर गया। कई गू इमोर्टल्स ने उन्हें ज्वाइन करने का फैसला किया। यूजू ने उनके बीच से 3 लीडर्स चुने, वो द पत्थर का बंदर बू टिएनकॉन्ग, टॉर्नेडो इमोर्टल नी क्वांगफंग और आखिर में सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड से लिजर्ड गू इमोर्टल डुअनहू। लेकिन अभी भी बहुत सारे गू इमोर्टल्स ने फेंस पर बैठकर देखना चुना। यह गू इमोर्टल्स ज्यादातर छोटे वर्ल्ड से आए थे, उनकी दुनिया अभी भी मूव कर रही थी, वो अभी तक 3 ग्रेट वर्ल्ड्स के पास लैंड नहीं हुए थे। जब से वॉइड में ये बदलाव हुआ है, दुनियाओं का एकीकरण अनिवार्य है, हमें एक अच्छा साथी ढूंढना होगा। बिल्कुल, हम सब अपने छोटे वर्ल्ड के शासक हैं, हम कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं कि हम कहां जाकर रुकेंगे। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड के सगे ने डाओ लेसन दिया, पता नहीं दूसरी 2 दुनियाओं के सेजर्स भी ऐसा ही करेंगे या नहीं। अनिवार्य रूप से इन गू इमोर्टल्स ने उम्मीदें पालनी शुरू कर दी। एक काबिल इंसान अक्सर एक काबिल लीडर ढूंढना पसंद करता है। भले ही वो नेटिव गू इमोर्टल्स जो इंसान नहीं थे, उनके पास पर्याप्त बुद्धि थी और वो काफी चतुर थे। फेरी यूजू के डाओ लेसन से उन्होंने महसूस किया कि वो उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है। तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स में गर्म जोश से संघर्ष चल रहा था, नुकसान की मात्रा बहुत बड़ी और गंभीर थी, ये उनके लिए चमकने का स्टेज था। उन्होंने तो खबर फैलाना भी शुरू कर दिया। अगर दूसरी 2 ग्रेट वर्ल्ड्स ने ऐसा फायदा नहीं दिया, तो हम ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड ज्वाइन कर लेंगे। तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स इतने लंबे समय से अस्तित्व में हैं, ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड के सगे ने सब पर ज्ञान बरसाया, वो सच में उदार और परोपकारी हैं। मुझे यकीन है कि दूसरी 2 दुनियाओं के सेजर्स भी वैसे ही होंगे। हम उसी दुनिया को ज्वाइन करेंगे जो सबसे ज्यादा फायदे देगी। यह गू इमोर्टल्स अपने लिए सबसे ज्यादा फायदे हासिल करना चाहते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो आखिर में कौन सी दुनिया ज्वाइन करेंगे, हाँ, वो फायदे मिलने के बाद इसका फैसला कर सकते हैं। सिचुएशन अचानक बदल गई। लू वे येन जल्द से जल्द फैंग युआन के पास चर्चा के लिए गया। लू वे येन ने भरी, अभी हेवनली कोर्ट ने फिर से पहल की है। लॉन्जेविटी हेवन के साथ कोऑपरेट करने के बाद हमने हेवनली कोर्ट के एडवांटेज को हिला दिया था, लेकिन फेरी यूजू के डाओ लेसन से हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। लेकिन शुक्र है, सिचुएशन अभी भी संभाली जा सकती है। हमें अनगू इमोर्टल्स को रिक्रूट करने के लिए क्या करना चाहिए जो अभी भी फैंस पर बैठे हैं? फैंग युआन चुप था। यह म्यूटेंट गू इमोर्टल्स जो अभी भी घूम रहे थे, वो टॉप टियर के बाली के बकरे द हेवनली कोर्ट द्वारा उन्हें रिक्रूट करना एक बड़ा कदम था। फेरी यूजू के तरीके ने फैंग युआन के हराइजन्स को भी बढ़ा दिया था। लर्निंग गू, एंडलेस लर्निंग। सपनों के अलावा ये पहली बार था जब फैंग युआन ने एक ऐसा किलर मूव देखा था जो सीधे अटेनमेंट लेवल्स बढ़ा सकता था। अपने पिछले जन्म के 500 सालों में उस ऐसे किसी किलर मूव की कोई याद नहीं थी जो उसने इकट्ठा किया था, और लू वे येन की इंफॉर्मेशन से ऐसा कोई संकेत या चेतावनी नहीं थी कि ऐसा कोई किलर मूव मौजूद है। इसका मतलब था कि यह किलर मूव शायद हेवनली कोर्ट की एक नई क्रिएशन थी। हेवनली कोर्ट के पास गहरा फाउंडेशन और अनगिनत एलीट्स जो समय के साथ आगे बढ़े और डेवलप हुए। लू वे येन ने फैंग युआन की तरफ देखते हुए कहा, यह किलर मूव असाधारण है, यह पूरी फोर्स की शक्ति बढ़ा सकता है। अटेनमेंट लेवल बढ़ाना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि मैं भी हेवनली कोर्ट के ऑफर से थोड़ा प्रभावित हूं। एक और चिंता की बात है, लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड्स हैं कि रेंजू और दूसरे डुलॉग ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल करके प्राइमोडियल डोमेन में गए थे। हेवनली कोर्ट के पास एंडलेस लर्निंग किलर मूव है, इसका मतलब है कि उनके पास ट्रू मीनिंग बनाने का एक तरीका है जो इस दुनिया में अनोखा है। ये तरीका उन्हें दूसरों से पहले प्राइमोडियल डोमेन में एंटर करने की अनुमति दे सकता है, या शायद बुक माउंटेन की तरह वो 9वें लेयर से प्राइमोडियल डोमेन हासिल कर सकते हैं। फैंग युआन ने हल्का सा सर हिलाया। लू वे येन बहुत चतुर था, उसकी सारी बातें सही थी। प्राइमोडियल डोमेन तीनों पार्टीज के संघर्ष का मुख्य कारक था। भले ही एक वेनरेबल सफलतापूर्वक जिंदा हो जाए, एक सच्चा डाओ लॉर्ड दोबारा बनने के लिए उन्हें प्राइमोडियल डोमेन पर निर्भर रहना पड़ेगा। कोई कह सकता है कि जो भी पहले प्राइमोडियल डोमेन हासिल करेगा, उस सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, वो इस लड़ाई का अंतिम विजेता बनेगा। फैंग युआन ने सोचा, एंडलेस लर्निंग सच में अद्भुत और उपयोगी है, लेकिन हमारे पास भी एक स्ट्रैटेजिक लेवल का किलर मूव है। मैं यूज पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूं। लू वे येन का चेहरा खुशी से खिल उठा जब उसने अंदाजा लगाया, वो लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग किलर मूव। फैंग युआन ने सर हिलाते हुए कहा, मैंने यह मूव ईस्टर्न सी में पहले भी इस्तेमाल किया है,
देखते हैं हेवनली कोर्ट इससे कैसे निपटता है। इसके अलावा हमें लॉन्जेविटी हेवन पर भी नजर रखनी होगी। मैं उनके अगले कदमों के बारे में काफी उत्सुक हूं। लू वे यिन ने इस पर सोचा और कहा, लॉर्ड, जबकि आपने पहले हाई लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग इस्तेमाल कर लिया है, हमें हमला करने और दबाव बनाने की पहल करनी चाहिए। जब हेवनली कोर्ट इससे निपटने में व्यस्त होगा, उनके पास इस मूव का विरोध करने का समय या ऊर्जा नहीं होगी। फैंग युआन ने अपनी उंगली पहले ही बैंड कर ली थी, तुम जाकर इस मामले को संभाल सकते हो। मैं यहां पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस को डिड्यूस करना चाहता हूं। लू वे यिन तुरंत चला गया। उसका सबसे अच्छा आइडिया लॉन्जेविटी हेवन से कम्युनिकेट करना और एक साथ हमला करना था। लू वे यिन का इनविटेशन मिलने के बाद लॉन्जेविटी हेवन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उन्होंने आसानी से कोऑपरेट किया। सच तो ये था, उनका प्रेशर ज्यादा था। कई गू इमॉर्टल्स सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड से ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड में चले गए थे, येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड से भी ज्यादा। उनमें सबसे मशहूर दुअनहू था। यह रैंक 8 एक्सपर्ट सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड में बहुत मशहूर था। उसके हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने की पहल से लॉन्जेविटी हेवन पर इसका प्रभाव भयंकर था। कुछ दिनों बाद लॉन्जेविटी हेवन और फैंग युआन ने अपनी सेनाएं फिर से ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड पर हमला करने के लिए भेजी। आसमान में गू इमॉर्टल्स जोर शोर से लड़ रहे थे। मारो! गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने अपने दोनों हाथों में 2 बड़े हथौड़े पकड़े हुए थे और आक्रामक रूप से हमला कर रहा था। वो घने सुनहरे बालों से ढाका हुआ था। उसके पास कई इमॉर्टल गू और किलर मूव्स दी, जिससे उसका डिफेंस टाइट था। उस आगे बढ़ने में कोई चिंता नहीं थी। हेवनली कोर्ट के म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स का फॉर्मेशन उसकी वजह से कई बार टूट गया था। ज्यादा हवा में मत उड़ो। एक बच्चे जैसा वुडपाथ गू इमॉर्टल जिसके सिर पर घास उगी हुई थी, उसने अपने दांत पीस लिए जब उसने गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क को रोका। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क की बढ़त रुक गई। उसने इस इमॉर्टल से लड़ाई की। कई राउंड्स के बाद कोई साफ विजेता नहीं था। HMPH मेन ग्रास हेड चाइल्ड हूं। मैं एक इमॉर्टल गू के साथ पैदा हुआ था। मुझ पर किस्मत मेहरबान है। तुम्हारे पास इमॉर्टल गू हैं, लेकिन मेरे इमॉर्टल गू भी तुमसे कम नहीं हैं। इस वुडपाथ गू इमॉर्टल ने कॉन्फिडेंस से चिल्लाया। अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया और उसका शरीर आइथनी लगा। बहुत खुजली हो रही है। अचानक ग्रास हेड चाइल्ड इस तेज एहसास को बर्दाश्त नहीं कर पाया। चींटियों की एक लहर उसके शरीर से बाहर निकलने लगी, उसकी घास वाली त्वचा को छेड़ती हुई। ये क्या हो रहा है? ये चीजें क्या हैं? ग्रास हेड चाइल्ड हैरान था। वो तुरंत पीछे हट गया। हा, कहाँ जा रहे हो? गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने मौका देखा और लगातार पीछा किया। ग्रास हेड चाइल्ड किलर मूव लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग की चपेट में आ गया था। वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गया था और अपना मोमेंटम खो बैठा। कुछ राउंड्स के बाद यूज गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने अपने हथौड़े से कुचल कर मांस का लोटड़ा बना दिया। वहीं उसकी मौत हो गई। ऐसे ही सीन दूसरे म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स के साथ भी हो रहे थे। लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग के एक्टिवेशन के साथ सिचुएशन तुरंत बदल गई। शुरू में हेवनली कोर्ट के पास कई म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स वो फैंग युआन के बेहतर सजोस्मान वाले सबॉर्डिनेट्स के साथ एक डेडलॉक में थे, लेकिन अब जब उनके इमॉर्टल एपेचेस पर हमला हो रहा था, उनका सारा मराल टूट गया। उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची। भागो! मेरे शरीर पर भी चींटियां क्यों हैं? मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूं। फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट गया। फैंग युआन के सबॉर्डिनेट्स ने उनका पीछा किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड का साथ देने का यही नतीजा होता है। उनका साथ देने वाले सभी गू इमॉर्टल्स को लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग का इंसाफ मिला है। सभी बंदियों को मार दो, हमारे मास्टर ने आदेश दिया है, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और बाकी लोग जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। उन्होंने लॉन्जेविटी हेवन के एक और ग्रुप के साथ काम किया, बड़ी तरक्की की और हेवनली कोर्ट के म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स को डर से भागने पर मजबूर कर दिया। वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। हारे हुए म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स ने पाया कि वो लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग किलर मूव को हाल नहीं कर सकते। उन्हें बुक माउंटेन की तरफ भागना पड़ा और छोटी की तरफ घुटने टेक कर सगे से मदद मांगनी पड़ी। बुक माउंटेन की छोटी पर कीन डिंगलिंग ने माथे पर बाल डाले। फैंग युआन ने आखिरकार वो मूव इस्तेमाल कर ही लिया। अगर हम इसे हल नहीं कर पाए तो हमारा बड़ा एडवांटेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कई म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स अभी भी उम्मीद से देख रहे थे। अगर ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड बहुत कमजोर था, भले ही फायदे कितने भी बड़े होते, वो उन्हें ज्वाइन नहीं करते। आखिरकार बड़े फायदे बेकार जब तक उन्हें एंजॉय करने के लिए लंबी उम्र ना हो। इस वक्त फेरी यूजू बुक माउंटेन को डिफेंड कर रही थी, जबकि फेरी मिंगहाओ फ्रंट लाइंस पर गई।
लॉन्जेविटी हेवन के ट्रूप्स को और परेशानी खड़ी करने से रोकने के लिए। फेरी यूजू भी काफी परेशान थी। तुमने हमें इस लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग किलर मूव की इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। ये काफी प्रभावशाली मूव है। इसमें पॉइजन पाथ, अनस्लेवमेंट पाथ, रिफाइनमेंट पाथ, वुड पाथ, फूड पाथ और यहां तक कि हेवन पथ की गहराई भी है। इसमें हेवन पथ की गहराई है? कीन डिंगलिंग गहरी हैरानी में थी। कोई वंडर नहीं कि ईस्टर्न सी का राइचस ची अलायंस इस मूव के असर को सिर्फ कम कर सकता है लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं सकता। चैप्टर एंड।